यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2025 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी बीकॉम 4 सेम एनईपी सिलेबस के लिए। इस सब्जेक्ट में आप लोगों का थ्योरी भी आता है और 3 प्रैक्टिकल भी आएगा। तो यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकल में ध्यान दीजिएगा, और इसमें जो मेन प्रैक्टिकल है वो वर्किंग कैपिटल, दूसरा कैपिटल बजटिंग, तीसरा लेवरेज और उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन सभी चैप्टर्स का वीडियो हम ऑलरेडी अपना चैनल पर बना कर रखा। पास्ट एग्जाम का सोल्यूशन भी वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को बहुत सारा काम का वीडियो मिल जाएगा। A to Z टॉपिक आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। पहला है MCQ टाइप क्वेश्चन आता है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द फर्म कैन यू मैक्सिमाइज इफ द शेयर होल्डर वेल्थ इज मैक्सिमाइज। ठीक है, जब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो दो होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग में को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। MM अप्रोच को इरेलीवेंस थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू MM मॉडल द डिविडेंड इज इरेलीवेंट। ठीक है, इरेलीवेंट थ्योरी को हम लोग MM मॉडल भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल। ठीक है, उसका ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स ऑफ प्रेफरेंस है इक्विटी, फॉल्स है कि उसमें इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट भी आ जाता है। पेबैक पीरियड मीन्स मेजर्स द पेबैक पीरियड मेथड्स मेजर द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी देखते नहीं, इसमें हम लोग पेबैक कितना साल के अंदर हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा ये देखते हैं। ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स लीगल एज वेल एज फाइनेंशियल कंसिडरेशन। ट्रू है, डिविडेंड पेड करने में बहुत सारा पॉइंट देखा जाता है और ये क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेस भी देखा जाता है, गवर्नमेंट का रूल्स भी देखा जाता है, कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी भी देखा जाता है। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल देखते सब करंट एसेट्स और करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद पहले तो 8 मार्क्स का आप लोग का MCQ पूछेगा, उसके बाद शॉर्ट नोट पूछेगा। ठीक है, इसमें शॉर्ट नोट आप लोग को 3 करना होता है, 4 या 5 एग्जाम में मिलेगा। पहला शॉर्ट नोट क्या है, ऑप्टिमम कैपिटल या ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का सिंपल सा डेफिनेशन होता है, वैसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होता है और शेयर का वैल्यू मैक्सिमम होता है, वही ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आंसर। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंप्लीट नोट्स है वो हम लोग का ऐसे तो वेबसाइट में भी अवेलेबल है, और जो यूट्यूब मेंबर्स हम लोग का हैं उन सब के लिए स्पेशल बेनिफिट है कि हमारा जो गूगल ड्राइव है वहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट का नोट्स आप लोगों को चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा, पास्ट एग्जाम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो हम लोग का मेंबरशिप 4th सेमेस्टर का ले सकते हैं। अब मेंबरशिप कितने का लेना, ओनली मंथली 59 रुपीज़ का है। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं। इसमें मेनली क्या डिसीजन लिया जाता है कि एसेट्स खरीदे कि नहीं, बिजनेस का एक्सपांशन करे कि नहीं। ठीक है, ये सब आता है। अब कैपिटल बस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। ठीक है, और इसमें हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है और ह्यूज फंड भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी फॉर्म के लिए। और ये इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट कर दे तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। टाइप ऑफ डिविडेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब डिविडेंड के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में श्योर शॉर्ट आएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिविडेंड आ जाए या कंसिडरेशन, डिविडेंड देने के टाइम में कौन कौन सा कंपनी रूल्स फॉलो करता है या फैक्टर्स दिमाग में रखता है। ठीक है, और डिविडेंड का ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MM अप्रोच, मॉडिग्लानी मिलर्स अप्रोच। ठीक है, तो ये जो हम अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए 3 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग 10 नंबर का आप लोग एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डिविडेंड, कंपनी में शेयर कैश डिविडेंड भी दे सकता है, बोनस फ्री में शेयर्स दे दिया। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड 2 फाइनेंशियल ईयर के बीच में डिविडेंड देना। प्रॉपर्टी डिविडेंड, ये तो आजकल नहीं होता। प्रॉपर्टी डिविडेंड मतलब क्या, वो कंपनी ने अपना शेयर कैश कुछ नहीं दिया, उसके बाद कुछ शेयर दे, ये आजकल नहीं चलता है। ठीक है, स्क्रिप्ट डिविडेंड का मतलब कंपनी प्रॉमिस करता है कि हम फ्यूचर में आपको डिविडेंड दे देंगे। लिक्विडिटी डिविडेंड मतलब कंपनी जब बंद होने आया वहाँ पे आप लोगों को कुछ डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब कंपनी का 2 तरह कैपिटल होता है, फिक्स कैपिटल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, जो वर्किंग कैपिटल होता है वो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग के पास फंड ही नहीं रहेगा, सही से हम लोग फंड मैनेज नहीं करेंगे तो हर दिन प्रॉब्लम आएगा, हम जो रोज़ का जो खर्चा है वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो बिजनेस में क्या बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसका पहला नीड और इम्पोर्टेंस होता है, इनेबल्स द कंपनी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन, जो डे टू डे ऑब्लिगेशन है आराम से पेमेंट कर पाएगा अगर वर्किंग कैपिटल सही से है। तो इनहेंस गुडविल, पेमेंट सही है, लेन देन ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है, फर्म का गुडविल बढ़ जाएगा, कंपनी का गुडविल बढ़ जाएगा। ठीक है, फैसिलिटेट ऑब्टेनिंग क्रेडिट फ्रॉम बैंक विदाउट एनी डिफिकल्टी, जिनका वर्किंग कैपिटल सही होता है वो जब चाहे तब कंपनी बैंक से आसानी से लोन रेज कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, अगर डिफ़ॉल्टर नहीं है तो क्या क्विक पेमेंट करे अपना सप्लायर को, तो क्या होता है जब चाहे तब मटेरियल वो
ले सकते हैं हम लोग, उधार में भी ले सकते हैं। स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस यहाँ पे सही से चलता है। वर्किंग कैपिटल जिसका ठीक है उसका घर भी सही से चलेगा, बिजनेस भी सही से, ये ध्यान रखिएगा। एबिलिटी टू फेस क्राइसिस, अगर क्राइसिस आ जाता है, वर्किंग कैपिटल सही से मैनेज करके रखा है तो वहाँ पे जो भी सिचुएशन आए कंपनी उसको आराम से हैंडल कर लेगा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर साल आता है, कंपनी का बिजनेस का दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर कभी आता है, कभी वेल्थ। मेन जो होता है कंपनी का वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट इज रिगार्डेड द प्रॉपर ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट बट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव एंड मैक्सिमाइजिंग शेयर, बट इट इज़ नॉट एज एक्सक्लूसिव एज मैक्सिमाइज शेयर। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आखिर प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्यों वो लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए तो प्रॉफिट चाहिए, कैश चाहिए। और बिजनेस अच्छा चल रहा है उसका बैरोमीटर होता है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट अच्छा है मतलब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है। रिसेशन का टाइम में, डिप्रेशन का टाइम में प्रॉफिट से जो पैसा हम लोग कमाता है वो काम आता है, ठीक है। प्रॉफिट जो होता है मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का एक्सपांसन के लिए मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। जैसा प्रॉफिट का मेन रीजन है, प्रॉफिट आखिर प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्यों है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि पहला प्रॉब्लम यह आता है प्रॉफिट अनसर्टेन होता है। अगर हम अपना ऑब्जेक्टिव बना लेंगे बिजनेस में प्रॉफिट कमाना ही है, नहीं फ्यूचर में हम प्रॉफिट कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे बहुत सारा फैक्टर पर डिपेंड करता है। मतलब फ्यूचर अनसर्टेन है, उस हिसाब से प्रॉफिट भी अनसर्टेन होता है। तो हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को मेन ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो कंपनी में पैसा लगा रहा है शेयर होल्डर, उन लोग का वेल्थ अगर हम लोग बढ़ा देगा, सही से काम करें, किसी भी तरीके से उन लोग का वेल्थ बढ़ा दें, शेयर्स का वैल्यू बढ़ा दें, तो हम लोग को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। वही आपको लिखना है, ठीक है। वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सुपेरियर क्यों है, यहाँ पे आप लोग का पॉइंट। और ये जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है इसका लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हम लोग का वेबसाइट में अपलोड किया, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, सारा थ्योरी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सब मेन पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। अब आता है मेन प्रैक्टिकल पे। हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है मेन प्रैक्टिकल, आप लोगों को प्रैक्टिकल समझाया जाए। प्रैक्टिकल का लेवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्किंग सब हम लोग का चैनल में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। क्वेश्चन आया था 2025 में, सेल्स है 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 14 लाख, फिक्स कॉस्ट 4 लाख, डेट 10 लाख है, इंटरेस्ट रेट कितने 10%, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लेवरेज निकालना है। लेवरेज चैप्टर में ध्यान रखिएगा मेन होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आप लोगों को बनाना है। इनकम स्टेटमेंट बनता है सेल से पहले माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है उससे फिक्स कॉस्ट माइनस करें, फिक्स कॉस्ट जितना सबको टोटल करके साथ माइनस कर देना। फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उससे इंटरेस्ट माइनस करना। इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट ऑन डेट, डेट में डिवेंचर भी आ जाएगा, बॉन्ड भी आ जाएगा, लोन, सबका इंटरेस्ट जोड़ के बैठाना। माइनस करने के बाद आएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। और इसके बाद टैक्स माइनस करने के बाद हम लोग का अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर निकलता है। लेकिन लेवरेज में उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। लेवरेज यहीं तक, इनकम स्टेटमेंट यहीं तक बनता है, ये फॉर्मेट। अब ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। कंट्रीब्यूशन ये रहा 6 लाख और EBIT कितना हो गया हम लोग का 2 लाख, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला EBIT डिवाइडेड बाई EBT, 2 लाख EBIT और EBT कितना हो गया 1 लाख। और कंबाइंड लेवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBT, सिंपल फार्मूला है ये। 2025 में हमको नहीं लगता है कि 2026 का पेपर में आएगा, फिर भी सिंपल टॉपिक है, इसको आप लोग करके जा सकते हैं। इसके जगह आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वर्किंग कैपिटल अच्छा से करके जाइए, वो तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का ऊपर हम या कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ऊपर हम, इसमें बहुत सारा पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिटेल वीडियो बना कर रखे हैं, प्लेलिस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसमें पास्ट एग्जाम का सोल्यूशन भी है, कॉन्सेप्ट भी है। और एक क्वेश्चन जो है 2015 में ऑलरेडी पूछा था, 2015 का पेपर में, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। यहाँ पे हम वो पुराना वीडियो का जो पार्ट है वो ऐड करते हैं, जिससे आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2015 में पहला क्वेश्चन था, एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिवेंचर एट पार, द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 50%। और कॉस्ट ऑफ डेट निकालना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला हो गया I1 माइनस TR डिवाइडेड बाई NP। गिवन क्वेश्चन में I कितना हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला, 8% डिवेंचर बोला, मतलब 50,000 फेस वैल्यू तो कितना परसेंट, 8%, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 4,000। TR हो गया, टैक्स रेट कितना दिया हुआ 50%। अगर बिफोर टैक्स बोला है क्वेश्चन में, तो हम
हम लोग को ये वाला पार्ट नहीं, आई डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स होगा, ठीक है। और कुछ नहीं बोला और टैक्स रेट दिया तो आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन, ये जो हम लोग कैलकुलेशन और आफ्टर टैक्स है, ठीक है। नेट प्रोसीड्स यहाँ पे हो जाएगा, डिवेंचर है 50,000, ना प्रीमियम है, ना डिस्काउंट है, ना एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो सेम आएगा, नेट प्रोसीड्स फेस वैल्यू के इक्वल हो गया। अब वैल्यू पुट करना, आई हो गया इंटरेस्ट 4,000, ठीक है, 1 माइनस टैक्स रेट 50 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स कितना हो गया 50,000। यहाँ पे अगर 2,000 डिवाइडेड बाई 50,000, आंसर आएगा 2,000 डिवाइडेड बाई 50,000, 4%, ठीक है। अब करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ भी निकालना है, फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पे होगा सेम, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि वाई लिमिटेड इशू 50,000 8% डिवाइडेड प्रीमियम 10%, या नेट प्रोसीड्स में प्रीमियम प्लस हो जाएगा। टैक्स रेट कितना दिया है 60%, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आई 1 माइनस टी आर नेट प्रोसीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आई कितना हो गया, इंटरेस्ट रेट कितना था 8%, सेम वही 4,000 आएगा, 50,000 का 8%, ठीक है। नेट प्रोसीड्स हो जाएगा 50,000 का डिवेंचर से और 10% प्रीमियम बोला था, प्रीमियम क्या हुआ प्लस, और इशू के टाइम डिस्काउंट है तो माइनस करना है, एक्सपेंसेस क्या करना माइनस करना है, ठीक है। कितना हुआ 55,000 हुआ, और टैक्स रेट कितना बोले हैं 60%, टी आर हो गया 0.60, वैल्यू पुट करते हैं वो 4,000, 1 माइनस टी आर मतलब 0.6 डिवाइडेड बाई एंट्री 55,000, ये हो गया हम लोग का 1600 डिवाइडेड बाई 55,000, कॉस्ट ऑफ डेट आएगा 1600 डिवाइडेड बाई 55,000, 2.91%, ठीक है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 3 में बोला है ए लिमिटेड इशू 50,000 8% डिवेंचर डिस्काउंट 5%, टैक्स रेट कितना 50%, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल निकालना है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन, बस यहाँ पे डिस्काउंट है। कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला होगा सेम, आई 1 माइनस टी आर डिवाइडेड बाई एन पी। तो यहाँ पे आई कितना हो गया, आई हो गया 8%, 50,000 का मतलब सेम कितना हो गया 4,000 हुआ। टी आर कितना दिया, टैक्स रेट क्वेश्चन में 50% बोला मतलब 0.50, और एनपीओ का नेट प्रोसीड्स 50,000, डिस्काउंट है माइनस कर लो, डिस्काउंट कितना परसेंट 5%, तो ये हो गया 2,500, 47,500। अब वैल्यू पुट करना है 4,000, 1 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाई 47,500, आंसर आएगा 2,000 डिवाइडेड बाई 47,500। तो कॉस्ट ऑफ डेट हो गया 2,000 डिवाइडेड बाई 47,500, 4.21%, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है 2015 से, बी लिमिटेड इशूज 1 लाख 9% डिवेंचर प्रीमियम 10%, द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन आर 2%, टैक्स रेट कितना परसेंट 60%, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल निकालना, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल हो गया आई 1 माइनस टी आर, सेम फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद एनपी, तो यहाँ पे आई कितना हो गया 9% बोला, 1 लाख का 9% मतलब कितना होगा 9,000 होगा। एनपी कितना होगा, नेट प्रोसीड्स 1 लाख का डिवेंचर से फेस वैल्यू, प्रीमियम है कितना परसेंट 10%, प्रीमियम प्लस कर देना मतलब 10,000, और कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन मतलब डिवेंचर इशू करने में कुछ खर्च भी होगा 2% और माइनस करेंगे, और 2% किसका निकलेगा फेस वैल्यू का 2,000, तो ये 1,08,000, और टी आर मतलब टैक्स रेट कितना गिवन है 60%, 0.60। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया 9,000, 1 माइनस 0.60 डिवाइडेड बाई एनपी 1,08,000, ये हो गया हम लोग का 3,600 डिवाइडेड बाई 1,08,000, 3,600 डिवाइडेड बाई 1,08,000, 3.33%, ठीक है। ये 2015 का पेपर। अब बढ़ते हैं 2016 का पेपर। बढ़ते हैं आगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया रहेगा उसका और में थ्योरी जरूर रहेगा, ठीक है। अब थ्योरी इस बार के लिए हम बता रहे हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और में आता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का क्वेश्चन। अब एक साल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया था 2025 में, तो 2026 में चांसेस है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन आप लोग का प्रैक्टिकल आ जाए। इसी जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का थ्योरी आ जाए हो सकता है, और कैपिटल बस्टिंग का यहाँ पे प्रैक्टिकल आ जाए, ठीक है। अब कैपिटल बस्टिंग प्रैक्टिकल क्या आता है, पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अलग अलग मेथड उसको एक्सप्लेन करने बोल देता है।
टेक्निक्स यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन सा? पहला पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड क्या होता है? कितना साल के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट जो इन मशीन में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके रखो कितना साल के अंदर रिकवर हो जाएगा, ठीक है। उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स एक्सप्लेन करना। मेरिट्स क्या? पेबैक पीरियड सिंपलेस्ट मेथड होता है, ठीक है। यहाँ पे मेनली कैश कंसिडर किया जाता है, प्रॉफिट कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा मेथड होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाता है, ठीक है। ये है गया इसका आंसर का डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लीजिए। उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का प्रैक्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट श्योर शॉर्ट हमको लगता है इस बार का एग्जाम में आएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू का वीडियो हम ऑलरेडी बना कर रखें, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट को क्या किया जाता है? डिस्काउंट करके प्रेजेंट में कितना हमारा अर्निंग होगा ये हम लोग का निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का चौथा मेथड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये तो हो गया हम लोग का कैपिटल इन्वेस्टिंग का इम्पोर्टेंट थ्योरी। इसके और में मतलब 2026 का एग्जाम में प्रैक्टिकल आएगा, इसको आप लोग जरूर करके जाइए। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछा है, डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिविडेंड डिसीजन ऑफ ए फर्म। कोई फर्म जब डिविडेंड डिसीजन लेता है वहाँ कौन कौन सा चीज़ ध्यान में रखना होता है? पहला पॉइंट है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब कंपनी जितना भी कमाई करेगा उसमें से जो प्रॉफिट शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है उसमें से कितना परसेंट वो डिविडेंड के फॉर्म में देगा। सारा का सारा नहीं देता है। अगर सपोज 5 करोड़ शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल, शेयर होल्डर मतलब इक्विटी प्रीफरेंस, तो सभी डिविडेंड नहीं देता है। जैसे प्रॉफिट हुआ तो प्रीफरेंस शेयर हुआ तो डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन इक्विटी को सारा पैसा बांट नहीं दिया जाता, कुछ पैसा कंपनी रिटेन अर्निंग कर लेता है, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग करने के बाद जो बचता है वही डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है। उसके बाद कंपनी को गवर्नमेंट का या मतलब गवर्नमेंट का या मतलब कंपनीज एक्ट 2013 का रूल्स एंड रेगुलेशन भी देखना होता है कि प्रॉफिट में से कितना परसेंट वो डिविडेंड दे सकता है, ठीक है। तीसरा मेन पॉइंट है लिक्विडिटी एंड वर्किंग कैपिटल पोजीशन। एट प्रेजेंट कंपनी के पास कैश है कि नहीं वो भी देखना होता है। उसके बाद अर्निंग स्टेबिलिटी, कंपनी का अर्निंग भी देखना होता है। अगर कंपनी हर साल सिमिलर स्पीड के हिसाब से पैसा कमा रहा है तो वो डिविडेंड देते जाएगा, लेकिन कंपनी एक साल सडनली बहुत ज़्यादा कमाई कर लिया, दूसरे साल कम किया, तो वहाँ पे वो डिविडेंड डिक्लेयर करता नहीं है, ठीक है। कंट्रोल कंसिडरेशन मतलब कंट्रोल कंसिडरेशन मतलब देखना है कंपनी का जो ओनरशिप है, ठीक है, ओनरशिप में से कितना परसेंट शेयर होल्डर के पास है, कितना पब्लिक के पास है। अब कंपनी मेनली क्या करता है, जब ओनर्स के पास ज़्यादा कंट्रोल रहता है तो डिविडेंड लोग ज़्यादा देते हैं कि ओनर्स के पास पैसा वापस घूम के आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ फ्रेश इक्विटी एक्सेस कैपिटल मार्केट। कंपनी को अगर कंपनी का अच्छा डिविडेंड दे रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर जरूर करेगा। जैसे वेदांता है बोल के कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, शेयर होल्डर उसमें पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो कंपनी डिविडेंड इसलिए देता है कि शेयर होल्डर अट्रैक्ट होता है, तो क्या करता है फ्यूचर में जब कंपनी को पैसे का ज़रूरत होता है तो दोबारा शेयर होल्डर पैसा उस कंपनी में लगा देगा, ठीक है। तो जब कंपनी दोबारा पैसा रेज करने का प्लानिंग में है तो वहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट, पैसा रेज करने का टाइम में जो खर्चा लगेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट, वो सब ध्यान में रखना होता है। वो सब ध्यान रखने के बाद ही कंपनी डिविडेंड देता है, ठीक है। ऑनर्स कंसिडरेशन भी देख लेना है, ठीक है, मतलब ऑनर का एक्सपेक्टेशन। ऑनर मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर, टैक्स स्टेटस, टैक्स का भी रूल्स देखना होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी, मतलब कंपनी जो पैसा डिविडेंड के हिसाब से बांट रहा है और उसको डिविडेंड नहीं देके अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करता है तो हो सकता है शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ जाए, ठीक है, मतलब शेयर का प्राइस बढ़ जाए। तो ये सब पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। बहुत सारा पॉइंट है, 8 से 10 पॉइंट लिख दीजिएगा, 10 मार्क्स आराम से आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके और में MM अप्रोच, ठीक है, वॉल्टर का और गॉर्डन का फॉर्मूला, ठीक है, मतलब MM अप्रोच में इसको थ्योरी ऑफ रिलेवेंस भी बोलते हैं। इसका थ्योरी आ सकता है, नहीं तो वॉल्टर का आ जाए या गॉर्डन का आ जाए, ठीक है। ये रेगुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल पूछता है, ठीक है। अब ये रिलेवेंस थ्योरी है क्या? इसमें मेनली जो मोदिगिलानी या मिलर्स है, इनके हिसाब से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया है कि कंपनी का जो शेयर का मार्केट प्राइस है वो अफेक्ट होता है कंपनी का अर्निंग से। कंपनी जितना कमाई करेगा उसके हिसाब से अफेक्टेड होगा, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कमाई करने के बाद किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस पर डिपेंड नहीं करता, कंपनी का अर्निंग पर डिपेंड करता है। ये है MM अप्रोच, थ्योरी ऑफ रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब कि यहाँ पे जहाँ डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है, और ये रूल्स वहीं फॉलो होता है जहाँ पे कुछ बेसिक एजम्पशन सेटिस्फाई होता है। जैसे पहला MM अप्रोच का अगर एजम्पशन पूछ दिया है एग्जाम में तो ये सब पॉइंट आप लोग को लिखना है। पहला, कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट एंड इन्वेस्टर बिहेव रेशनली। कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल टू ऑल दोज इन्वेस्टर, देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ये सब 1 नंबर का भी आता है, 4 नंबर का भी आया हुआ, ठीक है।
सिक्योरिटीज आर डिविजिबल एंड कैन बी स्प्लिट इनटू एनी फ्रैक्शन, नो इन्वेस्टर कैन अफेक्ट द मार्केट प्राइस, मतलब एक सिंगल इन्वेस्टर मार्केट प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता है। देयर आर नो टैक्सेस एंड नो फ्लोटेशन कॉस्ट, ना गवर्नमेंट का टैक्स है ना शेयर इशू करने में कुछ खर्चा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिटिसिज्म में पूछता है, मतलब यहाँ पे जो एजम्पशन यहाँ पे बताया गया एमएम अप्रोच में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। आज के डेट में एक बड़ा इन्वेस्टर चाहे तो मार्केट प्राइस अफेक्ट कर देता है, टैक्सेस का ही बहुत सारा रूल है, फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब है एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच का फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है। तो थ्योरी पढ़ लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन है। और लास्ट क्वेश्चन जो श्योर शॉर्ट आप लोग एग्जाम में आने वाला है वो वर्किंग कैपिटल का प्रैक्टिकल। और वर्किंग कैपिटल का प्रैक्टिकल कैसे सीखे, ऑलरेडी हम वीडियो बनाए, इसलिए दोबारा वीडियो सेम टॉपिक पर बनाने का हमको मन नहीं है। प्लेलिस्ट में वर्किंग कैपिटल का वीडियो बना है, पहला वीडियो है कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहाँ जिसको देखने के बाद आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। दूसरा और तीसरा वीडियो है पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, वो 2012 से आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब 2012 से करने से फ़ायदा क्या है, 2012 ये जो क्वेश्चन आप लोग देखा 2025 में जो है 2012 में आया था, ठीक है। तो पास्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर उठा कर देते हैं, ये क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो 7 या 8 टोटल क्वेश्चन होगा, उसको कर लीजिएगा, सेम हो सकता है आप लोग का एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का जो सॉल्यूशन का वीडियो हम यहाँ से ऐड कर देते हैं, उसको पुराना वीडियो देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 2016 का न्यू कोर्स का क्वेश्चन है, जेके लिमिटेड रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ए लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ 1,56,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर योर कैलकुलेशन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बुक में भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे 1,56,000 का हम लोग को जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करना है। कॉस्ट स्ट्रक्चर गिवन है, रॉ मटेरियल 90, डायरेक्ट लेबर 40 एंड ओवरहेड हो गया 75, टोटल कॉस्ट 205, प्रॉफिट 60, सेलिंग प्राइस 265, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन है, रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एवरेज 1 मंथ का रॉ मटेरियल अपने पास रखना है। मटेरियल आर इन प्रोसेस ऑन एवरेज 2 वीक्स। फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक ऑन एवरेज 1 मंथ। क्रेडिट अलाउड बाई सप्लायर 1 मंथ, सप्लायर का मतलब है क्रेडिटर्स हो गया। टाइम लेग इन पेमेंट फॉर डेटर्स, डेटर्स को 2 मंथ्स का टाइम दिया गया है पेमेंट करने के लिए। लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेज 1.5 वीक्स, ठीक है। तो यहाँ मंथ में भी दिया है, वीक में भी दिया है, ठीक है। अब जहाँ मंथ वीक दोनों दिया रहेगा तो उसमें एक चीज़ जरूर देख लेना है, जैसे यहाँ पे एक लास्ट लाइन बोला है, ए पीरियड ऑफ 4 वीक्स इज इक्विवेलेंट टू 1 मंथ। जहाँ पे ये लाइन बोला रहेगा, जिस क्वेश्चन में लाइन बोला रहेगा उसमें अगर मंथ भी है वीक भी है तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन वीक के हिसाब से करना है, ठीक है। मंथ दिया हुआ 2 मंथ्स, उसको वीक में कन्वर्ट करेंगे। वीक में कैसे कन्वर्ट होगा, 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक्स, 2 मंथ्स इक्वल टू 8 वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट, लेग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज 1 मंथ। 1 मंथ हम लोग का ओवरहेड में बाकी लगा हुआ है। 20% ऑफ आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश। कैश सेल्स दिया हुआ, इसका मतलब जब डेटर्स के कैलकुलेशन करेंगे वो क्रेडिट सेल्स के हिसाब से करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे 20% हटा लेंगे आउटपुट में से, ठीक है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी 60,000। इट इज टू बी एज्यूम्ड दैट प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर। ये एजम्पशन हर क्वेश्चन में होता है कि प्रोडक्शन हम लोग का इवन है। वेजेज एंड ओवरहेड एक्रूड सिमिलरली एंड ए टाइम पीरियड ऑफ 4 वीक्स इज इक्विवेलेंट टू 1 मंथ, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। 3 बात ध्यान रखना है हर क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम में। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना, 1,56,000। कॉस्ट स्ट्रक्चर सामने है, ठीक है। और टाइमिंग, सबका टाइमिंग देख लेना। टाइमिंग क्या ध्यान रखना है, वीक है मंथ है दोनों है, तो हम लोग अगर ये लाइन दिया हुआ 4 वीक्स इक्वल टू 1 मंथ तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम लोग का वीक के हिसाब से होगा, ठीक है। अदरवाइज वीक है तो वीक, मंथ है तो मंथ, अगर ये लाइन नहीं बोला है तो, ठीक है। अब सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बैठाना, करंट एसेट्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पहला आएगा। 1,56,000 यूनिट है, रॉ मटेरियल का रेट कितना दिया क्वेश्चन में 90 है, और टाइमिंग कितना बोला 1 मंथ, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, वीक में कन्वर्ट करेंगे। वीक कितना 4/52, वीक है इसलिए 52 से डिवाइड करें, ये आएगा हम लोग का 10,80,000। ये थोड़ा सा मिस अरेंज हो गया है, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल लेबर ओवरहेड सबका कैलकुलेशन अलग करना है। 156 हम लोग का एस्टिमेटेड प्रोडक्शन हो गया। रेट रॉ मटेरियल 90, 40 एंड 75, रॉ मटेरियल 90, वेजेस 40, ओवरहेड 75, और वर्क इन प्रोसेस अपने को कितना रखना है 2 वीक्स का, ठीक है। 2 वीक्स, 2/52 सब में आएगा। लेकिन डिग्री ऑफ कंप्लीशन वर्क इन प्रोसेस में देख लेना है। क्वेश्चन में डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं बोला हुआ, तब हम लोग क्या करेंगे, एजम्पशन, ठीक है। रॉ मटेरियल में 100%, लेबर ओवरहेड में 50% एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रॉ मटेरियल, ये हो गया लेबर, उसके नीचे ओवरहेड सम करेंगे 8,85,000, ये हम लोग का वर्क इन प्रोसेस हो गया, ठीक है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन टोटल कॉस्ट के हिसाब से होता है, तो 1,56,000, 205 हम लोग का टोटल कॉस्ट है। ये रहा टोटल कॉस्ट 205, ठीक है। सेलिंग प्राइस नहीं लेना है। सेलिंग प्राइस कब लेते हैं हम लोग, डेटर्स के कैलकुलेशन में, वो भी कब, जब क्वेश्चन में बोला रहे कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स में भी मेड एट सेलिंग प्राइस। तो हो गया 205, 4/52
क्योंकि यहाँ पे फिनिश गुड्स अपने को कितने मंथ का रखना है, 1 मंथ मतलब 4 वीक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग डेटर्स निकालना, 1,56,000 एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है, लेकिन 80% से उसको इंटू करेंगे, ठीक है, क्योंकि 20% तो कैश बोला उसको हटा लेना, तो 80% ही आउटपुट कर लेना, इसलिए 80% से यहाँ इंटू किया गया। और डेटर्स का कैलकुलेशन कॉस्ट पे भी होता है, सेल प्राइस पे भी होता है, जो पास्ट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, कॉस्ट लेंगे। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कैलकुलेशन डेटर्स में भी मेड एट सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब डेटर्स कितने मंथ का अपने पास रखना है, 2 मंथ्स का, मतलब 4 वीक्स, 1 मंथ के हिसाब से 8 वीक्स होता है, 8/52, ठीक है, 24,60,000। और बैलेंस ऑफ कैश ये आएगा हम लोग का, बैलेंस डेटर्स का 39,36,000 और बैलेंस ऑफ कैश हो गया 60,000, ठीक है। टोटल करंट एसेट्स आएगा 84,21,000। उसके बाद बैठाएंगे करंट लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेज आएगा, ओवरहेड आएगा। क्रेडिटर्स का वैल्यूएशन रॉ मटेरियल का रेट मतलब 90 रुपीज़ के हिसाब से होगा ये। और क्रेडिटर्स कितना बोला हुआ, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ मतलब 4 वीक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन हो गया 156 × 90 × 4/52। आउटस्टैंडिंग वेजेज 1.5 वीक्स का बोला था, 1.5 वीक्स का, तो 156 जो हम लोग का एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है 40 करके हम लोग का वेजेज हो गया 1.5 / 52, ठीक है। इससे वेजेज आ जाएगा और ओवरहेड आ जाएगा हम लोग 156, 75 करके ओवरहेड है। 1 मंथ बोला है मतलब 4 वीक्स हुआ। सबको यहाँ पे हमने क्या करा है, वीक में ले जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला 1 मंथ = 4 वीक्स, ठीक है। इसके बाद करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं अगर मार्जिन मेंटेन करने बोला है तो। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा रिपोर्ट अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है हम लोग का मेंबरशिप लेने में, जहाँ पे आप लोग सभी नोट्स मिलेंगे, वीडियो मिल जाएंगे प्रैक्टिकल सीखने के लिए, तो आप हम लोग का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद है लाइक दीजिएगा, हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में।